हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 10, जिसका शीर्षक है सजीव और निर्जीव। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आज अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वह क्या है, देखिए हम लोग आज जानेंगे निर्जीव पदार्थ के बारे में। निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। कल देखिए वे वस्तुएं जिसमें जान ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं। ठीक है। क्या हो गया, देखिए वे वस्तुएं जिसमें जान नहीं हो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, निर्जीव वस्तु कह सकते हैं। अब चलिए निर्जीव वस्तुओं के वस्तुओं का जो गुण होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। निर्जीव न तो चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, और न किसी भी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या करें, देखिए निर्जीव वस्तुएं अपने आप से गति नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है। देखिए फिर क्या है, करें कि क्या करें, देखिए करें कि निर्जीव वस्तुओं में नहीं, श्वसन क्रिया नहीं होती है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो निर्जीव जो कोई वस्तु होता है ना तो वह श्वसन करता है, ठीक है, और ना ही वह पोषण करता है। ठीक है। चलिए इसका हम कुछ उदाहरण देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कुर्सी है, ठीक है, मेज है, पत्थर है, अथवा सिक्का आदि सभी क्या है, निर्जीव पदार्थ है। वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा निर्जीव है। जैसे मान लो ईंट हो गया, नहीं हमारा घर हो गया, ठीक है, रास्ता हो गया। तो ये सभी क्या है, निर्जीव पदार्थ है। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे सजीव सजीव वस्तुएं क्या होती है उसके बारे में। देखिए पृथ्वी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिसमें जान होता है, जीवन होता है, और जिनमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सजीव पदार्थ कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, श्वसन हो गया, पोषण हो गया, प्रजनन हो गया, वृद्धि हो गया, आदि क्रियाएं होती है, क्या कहलाती है, सजीव कहलाती है। ठीक है। इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य भी क्या है, शामिल है। ठीक है। अब यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, देखिए कह रहा है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इस दुनिया में जितना भी सजीव है, क्या उसे भोजन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि हमने यह जाना है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए दुनिया में जितना सजीव है, बिना भोजन का तो उसका गुजारा नहीं जाने वाला। फिर कह रहा है कि भोजन के लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए जो है नितांत आवश्यक है। भोजन जो है हमारे लिए जो है, और क्या है, विभिन्न जंतुओं के लिए क्या है, नितांत आवश्यक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कुछ जंतुओं के बारे में कि भोजन कैसे बनाते हैं। वही कह रहा है कि पौधे जो है किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। जंतु क्या होता है, भोजन के लिए या तो पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर क्या करते हैं, अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य, मनुष्य अगर रोटी खाता है, चावल खाता है, तो वो किसका स्रोत है, पौधे का। लेकिन वही मांस खाता है, अंडे खाता है, दूध पीता है, तो वो किसका स्रोत हो जाता है, वह जंतु स्रोत हो जाता है। ठीक है। तरह भोजन से पौधे पौधों और जानवरों को विभिन्न अंगों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए भोजन करता है, तो चाहे पौधा हो या फिर कोई भी जानवर हो, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर एक अगला पॉइंट है, क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं। ठीक है। क्या दुनिया में जितने सजीव है सभी सांस लेते हैं। अगर हम श्वसन के बिना जीवित रह ही नहीं सकते, ये बात भी तो सही है। मान लीजिए हम अगर श्वसन नहीं करें तो क्या जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। नहीं, जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, शरीर, हमारे शरीर के द्वारा जो है, मतलब बाहर की जो वायु है हमारे शरीर के क्या आता है, अंदर आता है, श्वसन अंग के द्वारा। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल आती है। और सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वायु जो होता है वो शरीर के क्या होता है, बाहर निकलता है। देखिए श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। ठीक है। हम लोग जो है जिस वायु को श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवशेष वायु को हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और जो हवा को हम बाहर निकालते हैं उसमें सामान्यतः कौन सी गैस होती है, उसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे देखिए गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में
श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके एससीईआरटी की बुक से लाइन बाय लाइन एज इट इज उठाया गया है, ठीक है? यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मनुष्य की तरह जो है कौन-कौन से जीव जो है या जंतु श्वसन क्रिया करते हैं। तब वहाँ पे बोल सकते हैं ना कि मनुष्य की तरह जो है देखिए, मनुष्य की तरह क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हो गया गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसी जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। ये सेम टू सेम इस बातों को लिखा गया आपके एससीईआरटी की बुक में, ठीक है? हालाँकि फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है कि श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, बात तो सही है। इसके बाद है देखिए, ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन के बाद ही मिलता है। मान लीजिए कोई भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हम श्वसन की क्रिया नहीं करें, तो हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। अगर ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, धीरे-धीरे जो है लोग जो है लोग क्या होगा मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? जैसे देखते हैं ना कोई व्यक्ति अगर एक दिन फास्टिंग कर ले, उसका शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? कोई काम करने की वह स्थिति में नहीं रहता है, नहीं? तो भोजन से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन किस क्रिया के फलस्वरूप? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। चलिए, फिर आगे हम लोग समझेंगे तथा हमारे शरीर के लिए भोजन एक ईंधन है। शरीर के अंदर किए गए भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है? दहन होता है। शरीर के अंदर जो हम भोजन जो करते हैं, किसकी सहायता से दहन होता है? तो ऑक्सीजन की सहायता से, जिससे हमारे शरीर को जीवित रखने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अतः सभी सजीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। ठीक है? चलिए, इसमें एक पॉइंट और है। नहीं, नोट नोट का मतलब क्या हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे देखिए क्या है, कुछ जंतुओं में श्वसन का तरीका भिन्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, नाक से जो है ऑक्सीजन की जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होता है उसको शरीर के अंदर लेते हैं और जो है नाक से ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन केंचुआ जो है क्या करता है? केंचुआ तो जानते हैं पिछले चैप्टर हम लोगों ने केंचुआ के बारे में काफ़ी पढ़ा था। अगर केंचुआ जो है त्वचा द्वारा साँस लेता है, ठीक है? केंचुआ किसके द्वारा साँस लेता है? त्वचा द्वारा। मछली के गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में घुली हुई वायु से ऑक्सीजन जो है क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। वैसे मनुष्य का श्वसन अंग तो फेफड़ा होता है, ठीक है? जैसे तिलचट्टा का ट्रेकिया होता है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एससीईआरटी की बुक में जो है 2 ही जीव का नाम दिया है। एक तो केंचुआ दे दिया है, तो केंचुआ का क्या हो जाएगा श्वसन अंग? त्वचा हो जाएगा और मछली का क्या हो जाएगा? गलफड़ हो जाएगा। ठीक है? नहीं, कह रहा है कि पौधों में किस प्रकार श्वसन होता है? तो देखिए, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उसकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र द्वारा। पत्तियाँ में जो क्या होता है? सूक्ष्म जो है रंध्र होता है, उसके द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का क्या करती है? उपयोग करती है। फिर देखिए क्या है? वह कह रहा है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। पौधे जो है ऑक्सीजन तो छोड़ देते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए कर लेते हैं। कह रहा है कि पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं, ठीक है? पौधे जो अगर मान लीजिए भोजन बनाते हैं, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में ही, दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है, कह रहा है पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों समय ये निरंतर चलता रहता था। श्वसन क्रिया पौधों में जो है दिन और रात दोनों होता है, लेकिन जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो हमेशा किसमें होता है? दिन में ही होता है, क्योंकि उस समय जो है प्रकाश की उपस्थिति होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जो मानव और जंतु के लिए क्या है? काफ़ी लाभदायक है। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर। क्या कह रहा है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जो मानव और जंतु के लिए क्या होता है? काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है? इसलिए जो है पौधे का प्रकाश संश्लेषण जो है हम लोग के लिए काफ़ी आवश्यक है, इसलिए हम लोगों को पौधा लगाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पौधा नहीं लगाएँगे तो पौधा श्वसन नहीं करेगा, अगर पौधा श्वसन नहीं करता है तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी और हम लोग जो है, जो हम लोग के लिए क्या होगा काफ़ी हानिकारक होगा, ठीक है? धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? हाँ, ये बात तो सही है, जितना भी सजीव है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो कहने का मतलब करते हैं, ठीक है? देखिए अब यहाँ पर कुछ उदाहरणों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? और समझेंगे उसके बारे में। कह रहा है कि जैसे जब हमारे पैर में काँटा चुभता है, तो उद्दीपन हो गया, नहीं? पैर में काँटा चुभता है हमें पता तो चलता है, पैर में काँटा चुभता है हम देखते भी नहीं फिर भी पता चल जाता है कि काँटा है। तो हम अपना पैर खींच लेते हैं, तो ये अनुक्रिया हो गया,
ठीक है? अगर हमारे पैर में काँटा चुभा है तो ये कौन-सी प्रक्रिया? उद्दीपन का। और अगर हम अपना पैर क्या करते हैं, फिर तुरंत ही खींच लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अनुक्रिया हो जाता है। ठीक है? चलिए एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब हम स्वादिष्ट, देखिए क्या कर रहा है, जब हम स्वादिष्ट खाना देखते हैं, नहीं, स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो पूरे खाना खाने का मन करता है ना, तो हमारे मुँह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। पानी आ जाता है तो खाना देख कर के मुँह में पानी आना, तो खाना देखे तो क्या हो गया? उद्दीपन, और पानी आ गया तो क्या हो गया? अनुक्रिया, ठीक है? अतः सभी सजीव जो है क्या करते हैं, मान लीजिए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सजीव तो बोल दिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा पौधे की बात आता है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? देखिए, पौधे भी क्या कर रहा है यहाँ पर, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। छुई-मुई का पौधा तो देखे होंगे जिसे हम लोग लाजवंती कहते हैं। कह रहा है कि छुई-मुई के पौधे की पत्तियाँ छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के ही कुछ उदाहरण हैं। ठीक है? समानतः पौधे में तो हमें नहीं दिखाई देता है उद्दीपन, लेकिन पौधे भी उद्दीपन करते हैं। एक पौधा का नाम है क्या? छुई-मुई, जिसे जिसका दूसरा नाम क्या है? लाजवंती। अगर उसको आप छुइएगा तो क्या होगा? वो तुरंत सिकुड़ जाएगा। ठीक है? अतः हम कह सकते हैं कि पौधे भी क्या करते हैं? उद्दीपन की क्रिया करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा कहा लगभग सभी पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति उद्दीपन करते हैं, ठीक है ना? आप देखिएगा कि जिधर सूर्य रहेगा, ठीक है? पौधे जो है उधर उद्दीपन की प्रक्रिया करेंगे। अभी फिगर के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझने वाले हैं। कुछ पौधे पुष्प के कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, ठीक है? देखिए, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में जो उदाहरण देखे, पौधे की प्रकाश के प्रति अनुक्रिया देखिए। पौधे को इधर क्या है? नहीं, इस जो है वस्तु में बंद किया गया है। इधर थोड़ा-सा खिड़की छोड़ दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये देखिए, ये पौधा है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो पौधे का जो ये जो पत्तियाँ हैं, किधर मुड़ गया? सूर्य के प्रकाश की ओर। तो हम कह सकते हैं कि पौधा जो है उद्दीपन करता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग समझने वाले हैं सजीवों में उत्सर्जन के बारे में। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विषैले एवं दूषित पदार्थ बनते रहते हैं। ऐसे दूषित पदार्थ जो है मूत्र की सहायता से, ठीक है? मूत्र के साथ हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जितने विषैले और दूषित पदार्थ बनते हैं, वो मूत्र की सहायता से हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है? इसी प्रकार पेड़ों में भी उत्सर्जन देखा जा सकता है। पेड़ों में अपशिष्ट पदार्थ छाल के नीचे जमा होता है, ठीक है? जो छाल के फटने के साथ बाहर निकल जाता है। अगर आप पेड़ पे जैसे आम का पेड़ पे देखिएगा तो उसमें लगा रहेगा रेड-रेड, ठीक है? उसके तना में। इसी को तो वही क्या है? पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, और वही अपशिष्ट पदार्थ मान लीजिए निकलता है पेड़ों से, पेड़ों की छालों से नीचे जम जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है? पेड़ से सूखी पत्तियों के गिरने के साथ अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? निष्कासन होता है, ठीक है? पेड़ का देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि पेड़ से सूखी पत्तियों के गिरने के साथ, मतलब पेड़ से अगर सूखी पत्ती गिरता है तो अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है, ठीक है? चलिए, अब एक और पॉइंट है, कह रहा है क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? नहीं। तो जितना दुनिया दुनिया में जितने, मैं तो कहूँगा कि दुनिया में जितना सजीव है सभी प्रजनन करते हैं। अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो जो है जनसंख्या में वृद्धि ही नहीं होगा, ठीक है? चाहे वह पेड़ हो या पौधा हो या मानव हो या गाय हो या बिल्ली हो, जो भी हो, सभी प्रजनन करते हैं, अगर सजीव है तो। देखिए क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। बात तो सही है। फिर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि भिन्न-भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग जो अलग-अलग होता है, तरीके अलग-अलग होते हैं प्रजनन करने का, ठीक है? कोई बच्चे देते हैं, कोई अंडे देते हैं, जैसे पेड़-पौधा का जो है टहनियों के द्वारा प्रजनन हो जाता है, तो किसी में फूलों के द्वारा हो जाता है, ठीक है? किसी में बीजों के द्वारा हो जाता है, ठीक है? और जंतुओं के क्या करते हैं, 2 प्रकार से कम प्रजनन करते हैं, एक तो अंडे दे देते हैं और दूसरा क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। नहीं, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कह रहा है कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, ठीक है? जैसे मुर्गी हो गया, बतख हो गया, ये सब क्या करते हैं, साँप हो गया, ये सब अंडे देते हैं, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। देखिए, कह रहा है कबूतर अथवा अन्य कोई भी पक्षी है, नहीं, अंडे देते हैं, ठीक है? कुछ अंडे जो है प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें से छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। नहीं, देखिए ये क्या है? ये कबूतर है, ठीक है? ये कबूतर है, ये कबूतर का घोंसला है, कबूतर उसमें क्या दिए हैं? अंडे दिए हैं, ठीक है? नहीं,
ठीक है? हम लोग क्या जाने, कुछ कुछ जीव-जंतु क्या करते हैं, अंडे देते हैं और कुछ क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। अब अंडे देने वाले कौन-कौन से जीव-जंतु हैं? आप लोग एक बात पर अध्ययन करिएगा, जिस जंतु के कान नहीं दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं और जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं, वे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, नहीं 4 सजीवों का उल्लेख किया गया है। ये क्या है? मनुष्य है, ठीक है? ये क्या है? कुत्ता है, ये गाय है और ये क्या है? बिल्ली है। देखिए सभी का कान दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है? सभी का कान दिखाई देता है। जिसके कान दिखाई देते हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे देंगे और जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं, वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है? चलिए। फिर क्या है कि जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न-भिन्न है, ठीक है? जिस प्रकार से जंतुओं में प्रजनन का तरीका भिन्न-भिन्न है, उसी प्रकार से पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। फिर अब बहुत से पौधे ने बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, बात तो सही है। हालाँकि पौधे बीज उत्पादित करते हैं, उन्हें हम अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये बीज है, फिर बीज को हम लोग जो है थोड़ा-सा पानी डाल करके मिट्टी में डाल दें, नहीं तो धीरे-धीरे अंकुरित होगा, अंकुरित होकर के क्या करेगा, एक पौधा बन जाएगा, ठीक है ना? ठीक है? चलिए, हालाँकि कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी जो है नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे आलू देखें, आलू को छोड़ देंगे घर में जो है, अपने ही उसमें क्या निकल जाएँगे, कायिक निकल जाते हैं कायिक। उदाहरण चलिए देखते हैं। तो ये उदाहरण भी यहाँ आलू का ही लिया गया है। उदाहरण आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बन जाता है, ठीक है? आलू क्या करते हैं, जब लोग हमें आलू रोपना होता है खेतों में, हम लोग क्या करते हैं, आलू में जो कलिका निकलता है, ठीक है? उसको काट करके खेत में डाल देते हैं और फिर जो है उसी में मिट्टी, पानी अगर खाद-उद देते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी से पौधे का निर्माण हो जाता है और उसमें फिर बहुत सारा आलू लग जाता है, ठीक है? चलिए और समझते हैं, जैसे मान लीजिए गुलाब है, आम है, लीची आदि के पौधे कलम द्वारा उगाए जाते हैं। कलम का मतलब क्या, उसके टहनी को जो है मिट्टी में लगा दिया जाता है, फिर उससे क्या बन जाता है, दूसरा पौधा बन जाता है, ठीक है? नहीं ये देखिए, ये आलू के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिए, ये आलू है, ठीक है? इससे कली का निकला, कली का छोटा पौधा निकला, छोटा पौधा से जो है बड़ा पौधा हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आलू लग गए। अब फिर क्या कह रहा है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? अब देखिए, कह रहा है कि पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान दूसरे स्थान तक तो नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ जैसे एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित होते हैं। नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्या सभी सजीव गति करते हैं? हाँ, करते हैं। दुनिया में जितने सजीव हैं सभी गति करते हैं। कहोगे सर जी पौधे तो कैसे कहाँ गति करते हैं? पौधे भी गति करते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो कहाँ पे होता है? पत्तियों में। लेकिन वो जो जड़ से खनिज लवण लेता है, तो फिर पत्तियों तक जाता कैसे है? ठीक है, पौधे में 2 ऊतक होता है। चलिए ऊतक की बात हम पौधे में नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे में जो होता है जाइलम ऊतक होता है, ठीक है? जो जलों का क्या करता है? संवहन करता है। जल और खनिज लवण का जड़ में जो मूल रोम होता है, उसके द्वारा क्या करता है? जल और खनिज लवणों को ग्रहण करता है और पौधे की पत्तियाँ तक पहुँचा देता है और फिर पत्तियों में पौधे का क्या बनता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ने भोजन बनता है और जो भोजन जो बन जाता है, तो पौधों में जितनी कोशिका होता है, सबको फ्लोएम ऊतक द्वारा पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर गति तो हुआ ना, ठीक है? पौधे में 2 ऊतक कार्य करता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके जल के मूल द्वारा और पत्तियों तक पहुँचाना और वहाँ पर क्या होता है, पत्तियाँ क्या करता है, पत्तियों में जो भोजन बन जाता है, तो फ्लोएम ऊतक का काम क्या होता है कि शरीर के संपूर्ण भाग में जो है उस भोजन को पहुँचाना। पौधों में भी तो गति हुआ ना। फिर देखिए क्या कर रहा है कि पुष्पों का खिलना एवं बंद होना भी एक प्रकार का गति है। बात तो सही है। पुष्प भी खिलता है और फिर बंद हो जाता है, तो ये भी तो गति है। कह रहा है कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं। इसका उदाहरण पहले भी देख लिया हम लोग, जैसे लाजवंती, छुई-मुई, ने पौधे के छूने मात्र से उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। सूरजमुखी फूल सूरज की ओर ही खिलता है। देखिए सूरजमुखी फूल को कभी देखे हैं? जिधर सूरज रहेगा उधर ही घुमा हुआ रहेगा। ठीक है? चलिए, एक और पॉइंट है सुप्तावस्था, शायद ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। क्या करें, कुछ ऐसे उदाहरण है जिसके गुणों के आधार पर हम सरलता से नहीं कह सकते कि उसमें सजीवों के सभी लक्षण जो है परिलक्षित हो रहे हैं। इससे इन्हें जीवित कहा जा सके, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुप्तावस्था कहते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक है? जैसे कह रहा है मूंग के बीज एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, नहीं अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये निर्जीव है, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में नहीं बोकर जल से सींचते हैं, मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं, तो यह पौधा बन जाता है। अब बताइए, मूँग सजीव है या निर्जीव है? नहीं, हम कह नहीं सकते हैं ना, लक्षणों के आधार पर तो नहीं कह सकते हैं।
ये उसी मूंगों को हम मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधा निकल जाता है। फिर और देखिए, कहता है कि मक्के या गेहूं की बोरी में हाथ डालने से कुछ गर्मी का अनुभव होता है। सही बात है ना? अगर आप मक्के की बोरी में हाथ डालिएगा तो आपको गर्मी का अनुभव होगा। कहता है अतः अतः मक्के की बोरी में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। तो हम कह सकते हैं कि बीज जो है क्या है? देखिए, बीज क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। ठीक है? बीज हमेशा श्वसन करते रहता है, क्योंकि गेहूँ के बोरी में अगर हाथ डालिएगा तो आपको हाथ में गर्म का एहसास होगा, और गर्म का एहसास होगा तो समझ लीजिए क्या उत्पन्न हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। और अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो सजीव क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है। सजीव कहते हैं बीज श्वसन कर रहा है। अब फिर सबसे लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जीवन क्या है फिर? नहीं, जीवन क्या है? देखिए, एससीईआरटी में इस बातों को लिखा गया है जीवन के बारे में। तथा हमारे प्रश्न जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, ठीक है? परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अनायास ही मुँह से निकल जाता है कि जीवन क्या है? सुंदर है, ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर जो है, ये चैप्टर जो 10 था, उसका पूरे लाइन बाय लाइन कवर किया। अभी हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सही उत्तर चुनिए, ठीक है? कह रहा है कि निम्न में निर्जीव है, तो देखिए गाय, घोड़ा, पेड़-पौधे और रेलगाड़ी, निर्जीव कौन होगा? ये तो कोई बता सकता है, निर्जीव हो जाएगा रेलगाड़ी, ठीक है? चलिए, अब क्या कर रहा है कि निम्न में सजीव है, तो देखिए यहाँ पे कुर्सी है, मेज़ है, पत्थर है, बीज है। यहाँ पे कुर्सी में थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है? उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या निम्न में सजीव कौन है? तो कुर्सी है, मेज़ है, पत्थर है कि बीज होगा? नहीं, तो बात सजीवों की है, तो कुर्सी वृद्धि नहीं करेगा, मेज़ भी वृद्धि नहीं करेगा, पत्थर भी नहीं करेगा, हाँ, बीज सजीव होता है। हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि मूँग का बीज है, उसे अगर मिट्टी में डाल देंगे तो पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो बीज जो जितना होता है सभी क्या होता है? सजीव होता है, ठीक है? अब सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है। अब देखिए, सजीव का मुख्य लक्षण क्या हो सकता है? श्वसन तो है ही सजीव का मुख्य लक्षण, वृद्धि भी है, प्रजनन भी है, स्थिरता है क्या? सजीव हमेशा स्थिर स्थिर रहते हैं क्या? नहीं, सजीव हमेशा स्थिर नहीं रहते। तो ये सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है, ठीक है? फिर क्या करा देखिए, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। नहीं, क्या करा देखिए, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। देखिए, पौधे अपना भोजन श्वसन के द्वारा बनाते हैं? नहीं। उद्दीपन के द्वारा बनाते हैं? नहीं। क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ पर ये आंसर जो है गलत टाइप हो गया है, नहीं। पौधे क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है? अब फिर देख लीजिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किस पौधे की पत्तियाँ छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? छुई-मुई, ठीक है? क्या हो जाएगा? छुई-मुई हो जाएगा। अब देखिए, खाली जगहों को मतलब दिए गए शब्दों की सहायता से भरना है। खाली जगह तो है लेकिन दिए गए शब्द से ही भरना है। यहाँ पर है सजीव डॉट द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, ठीक है? चलिए, फिर क्या करें कि सजीवों को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। तो कार्य करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन नहीं करेगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। अब बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं कर सकता, ठीक है? या सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब है विषैले एवं दूषित पदार्थ डॉट क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? उत्सर्जन, नहीं। फिर देखिए अब क्या कर रहा है, सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट करें। तो चलिए, सजीव का भी हम 5 अंतर देख लेते हैं और निर्जीव में भी 5 गो अंतर देख लेते हैं। पहले सजीव के बारे में देखते हैं। तो सजीव जो है भोजन करते हैं, यहाँ पर भोजन होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोजन करते हैं। सजीव बोलते हैं, सजीव में वृद्धि होती है, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, सजीव में जो है वंश वृद्धि करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग जाने किसके बारे में? निर्जीव के बारे में। देखिए, निर्जीव के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, निर्जीव भोजन नहीं करते, ठीक है? निर्जीव क्या करते हैं? भोजन नहीं करते, निर्जीव बोलते नहीं हैं, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है, निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है, निर्जीव में वंश वृद्धि की क्षमता नहीं होती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। गाड़ी गतिमान है, लेकिन यह सजीव नहीं है, कैसे? अब गाड़ी तो गतिमान होता है, लेकिन क्या गाड़ी सजीव है? नहीं, गाड़ी तो सजीव नहीं होता है, नहीं समझेंगे। चलिए, किसी वस्तु को सजीव हम तब कहते हैं, जब उसमें एक साथ ये सभी लक्षण मौजूद हो, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि सभी पाए जाते हैं। यही कारण है गाड़ी सजीव नहीं है, क्योंकि इसमें गति तो है, परंतु सजीव के सभी लक्षण मौजूद नहीं है, तो ये सजीव नहीं होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि गति हो गया तो सजीव हो गया। सजीव के सभी लक्षण मौजूद होने चाहिए, तभी सजीव होंगे। प्रजनन भी होना चाहिए, श्वसन भी होने चाहिए, ठीक है? अब क्या करा देखिए, मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। तो मछली सजीव है क्योंकि इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद है। जैसे मछली
भोजन करती है, श्वसन एवं विसर्जन करती है, उद्दीपन की प्रक्रिया अनुक्रिया करती है, इसके साथ-साथ उसमें जो है वंश वृद्धि की भी क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है? तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आपकी कक्षा में रखे मेज़, कुर्सी निर्जीव है, तर्क दें। हमारी कक्षा में जो नहीं आप लोग के बच्चे आप लोग स्कूल जब जाएँगे तो आप लोग कक्षा में जो मेज़, कुर्सी रखा होगा तो वो निर्जीव है या सजीव है? तो वो तो निर्जीव ही होता है, उसके बारे में क्या करा है तर्क देने के लिए। देखिए, अगर कक्षा में रखे मेज़, कुर्सी निर्जीव है, क्योंकि इसे ना तो भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही इसमें वृद्धि होती है, ना ही श्वसन एवं विसर्जन की क्रिया होती है और ना ही जो है ना ही वृद्धि की क्षमता होती है, यानी इसमें सजीव के सभी लक्षणों का समावेश नहीं है। तो ये क्या होगा बोलिए? ये जो है निर्जीव हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। देखिए, गाड़ी एक निर्जीव वस्तु है, परंतु इसमें गति होती है। इसके साथ भोजन के रूप में ईंधन का प्रयोग होता है, तो ये दोनों लक्षण सजीव की तरह है, तो इसमें सजीव की तरह जो है इसमें क्या होते हैं परिलक्षित होते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? निम्न में कौन-सी निर्जीव वस्तुएँ किसी समय सजीव का अंश थी? ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या करा है मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य, तेल, नमक, सेब, रबड़। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा चमड़ा। चमड़ा पहले सजीव था, अभी क्या है निर्जीव है। चमड़ा जब मान लीजिए कोई भी जंतु जब जीवित था, तो उसमें जो चमड़ा था वो क्या था सजीव था, लेकिन जब वो जंतु मर जाता है, उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बना लेता है चमड़ा निकाल कर के जैसे ढोल, जूते, ठीक है? तब वो क्या होता है निर्जीव हो जाता है। जैसे मक्खन, तो मक्खन पहले क्या होता है सजीव होता है, बाद में निर्जीव बन जाता है। जैसे ऊन, मान लीजिए कोई भेड़ है, जब जब ऊन जो है भेड़ में लगा है तो एक वो क्या हो गया सजीव हो गया, लेकिन भेड़ से ऊन काट लिया गया तो वो क्या होता है निर्जीव हो जाता है। जैसे मान लीजिए खाद्य तेल है, ठीक है? तो खाद्य तेल में क्या है जैसे मान लीजिए सरसों है, ठीक है? सरसों तो खाद्य तेल है। तो सरसों जब पौधे में लगा हो फिर भी सजीव है, बीज के रूप में हो फिर भी सजीव है। लेकिन उसी सरसों को हम अगर मशीन से पेर करके तेल निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है निर्जीव बन जाता है। इसके बाद बात करेंगे सेब का, तो सेब पौधे में है तो क्या है सजीव है, तोड़ लिया गया तो क्या हो जाएगा निर्जीव हो जाएगा, ठीक है? रबर पौधे में लगा है तो सजीव है, उसको तोड़ कर रबर बना लिया गया तो वो क्या है निर्जीव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 10 ठीक है? जो सजीव और निर्जीव के बारे में था, पूरा जो है पूरी व्याख्या के साथ अध्ययन किया। जय हिंद।